हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्पेक्ट्रम से रिलेटेड थ्योरी और उससे रिलेटेड बात हमने की थी। आज हम स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं ना, नीट IIT में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षक से दूसरे कक्षक में कूदता है तो मिलेगी लाइमन श्रेणी की दूसरी लाइन, पास्टन श्रेणी की दूसरी लाइन, बामर श्रेणी की दूसरी लाइन और फुंड श्रृंखला की पहली लाइन। तो आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षक से 4 से इलेक्ट्रॉन आया है अपने 4 से चौथे कक्षक से दूसरे कक्षक में कूदता है। अब देखो, कूदा है दूसरे में तो आपको मालूम है कौन सी, जब दूसरे में कूदता है तो कौन सा मिलता है, बामर। और जब 3 से 2 होता है तो ये बामर की प्रथम लाइन, और 4 से 2 है तो ये बामर की दूसरी लाइन हो गई। तो एक्चुअल में जब 4 से 2 है तो ये बामर की दूसरी लाइन हो गई। समझ गए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। निम्न में से किस विकिरण का हाइड्रोजन अणु सर्वाधिक आवर्ती वाला फोटोन देगा? अब इसमें अगर इसको हम जल्दी करना चाहें तो आपको थोड़ा हाइड्रोजन वाला याद रहना चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरीके से है। ये वाला कितना होता है, -13.6। ये तो अब याद हो जाना चाहिए। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.885 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख सकते हैं ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सर्वाधिक आवर्ती कब निकलती है? जब सर्वाधिक ऊर्जा निकलती है। आवर्ती समानुपाती ऊर्जा के बात कल की थी। तो आप बस ये देख लीजिए सर्वाधिक ऊर्जा किस केस में निकलेगी इन चारों में से। हाँ, तो वाला फोटोन देगा। पहले बात कर लेते हैं n बराबर 1 से n बराबर 2। n बराबर 1 से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा n बराबर 2 में, तो कहानी अलग है। इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से 2 में जाएगा तो देने की जगह लेगा। ये ऊर्जा देने की जगह ऊर्जा लेगा, तो कोई फोटोन नहीं देने वाला। ये फोटोन लेने वाली बात है। n बराबर 2 से n बराबर 6, n बराबर 2 से n बराबर 6, फिर से नीचे से ऊपर जा रहा है। ये भी लेगा नहीं, सॉरी देगा नहीं, ये भी लेगा। अपन को देने वाला फोटोन चाहिए, तो इन दोनों को तो हटाओ। हाँ, ये 2 ऑप्शन है। इसमें क्या है, एक है n बराबर 6 से, बनाते हैं n बराबर 6। आपको अनंत वाला याद होना चाहिए। अनंत का जो ऊर्जा है वो कितनी होती है, 0। और यहाँ पर ये 4 है, इसके नज़दीक एक 5 हो जाएगा, एक ये 6 हो जाएगा। ये 5, ये 6। अब n बराबर 6 से n बराबर 2 निकाले, सॉरी n बराबर 2 है, 6 से 2 यस ऊर्जा निकालेगा। ठीक है, ये तो पता ऊर्जा निकालेगा। और एक है n बराबर 2 से n बराबर 1। अब हमें यही डिसाइड करना है इन दोनों में किस में ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो एक बात आप थोड़ा सोचिए, n बराबर 1 से 2 में, ये इस केस में -13.6 -3.4। अब खुद देखिए, इसमें से जब ऊर्जा निकलेगी तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप खुद देखिए, अगर दूसरे में कोई आता है, भले किधर से आए, मान लीजिए मैं कहता हूं यहां से यहां आया, 0 से मतलब यहां पर 0 ऊर्जा वाला, मतलब अनंत से, 6 से भी ऊपर कर दिया मैंने, अनंत से भले यहां पर आए ना, तो भी कितनी ऊर्जा निकलेगी आपको मालूम है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं से भी इससे ज्यादा तो निकलने की संभावना है ही नहीं। हम अगर डायरेक्ट करना चाहे तो फिर कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे भाई। 2 से 1 में आया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ रही है। अब कोई दूसरे में आ रहा है, अब दूसरे में किस कहीं से भी आवे, मैं सबसे मैक्सिमम जगह ले लेता हूं, मतलब अनंत वाला कक्षक, अनंत वाला ऊर्जा स्तर। तो वहां से जब यहां पर आता है तो 0 और -3.4 के बीच में कितना अंतर है ऊर्जा का, 3.4 का। तो एक्चुअल में जब यहां से यहां आए तो 3.4 ऊर्जा निकलेगी, तो इसमें से उससे ही कम ही निकलेगी, ज्यादा कैसे निकल सकती है, ये तो उससे भी कम ऊर्जा निकालेगा। तो कहने का मतलब है सर्वाधिक ऊर्जा कब निकलेगी, जब वो n बराबर 2 से n बराबर 1 में कूदेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम लाइन की तरंग दैर्ध्य किसी हाइड्रोजन के समान आयन की बामर श्रेणी की द्वितीय लाइन के बराबर है।
तब हाइड्रोजन के समान आयन की परमाणु संख्या Z होगी। मतलब जो हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बात कर रहा है उसका परमाणु क्रमांक हमें निकालना है। और कंडीशन, शर्त क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु जो है, जो हाइड्रोजन है उसकी लाइमन की प्रथम लाइन की तरंगदैर्ध्य और दूसरा क्या है, बामर श्रेणी की द्वितीय लाइन की जो एक दूसरा हाइड्रोजन समान परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक हम Z मान लेते हैं अभी, उसका मान निकालना है। उसकी बामर श्रेणी की दूसरी लाइन की तरंगदैर्ध्य आपस में समान है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1/λ बराबर RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। फॉर्मूला पता है। अब पहली कंडीशन है हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। मैंने आपको प्रथम रेखा या प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा का मतलब बताया है। लाइमन के लिए प्रथम, देखो लाइमन में N1 बराबर होता है 1, फिक्स हो गया। लाइमन के लिए N1 बराबर 1, N2 बराबर 2 भी हो सकता है, 2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है। तो पहली लाइन कौन सी है, जब वो 2 से 1 में आए। तो लाइमन के लिए बात करूं तो N1 बराबर, ये लाइमन के लिए बात हो रही है प्रथम रेखा की। तो लाइमन की प्रथम रेखा में N1 तो फिक्स है, लाइमन नाम आते ही N1 फिक्स 1 हो गया। N2 प्रथम रेखा है तो N2 क्या हो गया 2 से 1, ये पहली रेखा लाइमन की। और किसी और के लिए, हाँ बामर के लिए बात हुई है। बामर के लिए, बामर में N2 बराबर 2 हो गया, सॉरी N1 बराबर 2। बामर में हमेशा दूसरे में कूदता है, पर ये बामर की कौन सी लाइन, द्वितीय लाइन। अब बामर की द्वितीय लाइन, पहली लाइन कौन सी होगी बामर में, जब वो 3 से 2 में कूदे, ये पहली लाइन। और दूसरी लाइन जब वो 4 से 2 में कूदे, तो उसके लिए N2 बराबर क्या हो गया 4। ये कहानी हो गई। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूं। सबसे पहले हाइड्रोजन की लाइमन, तो हाइड्रोजन की लाइमन है तो 1/λ क्या होगा, इसका जो 1/λ जो बराबर होगा किसके, R, हाइड्रोजन के लिए Z 1 है, हाइड्रोजन के लिए लाइमन है पहली रेखा, लाइमन N1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, हाइड्रोजन सदृश परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक हमें नहीं पता, तो Z है तो Z का स्क्वायर। उसके लिए बामर की दूसरी लाइन के लिए चेक करना है। बामर की दूसरी लाइन के लिए देखिए N1 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस N2 4 है। अब प्रश्नानुसार ये दोनों की दोनों तरंगदैर्ध्य बराबर इन दोनों ही केस में, तो अगर दोनों केस में लैम्डा बराबर है तो 1/λ भी दोनों ही केस में क्या हुआ बराबर। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों ही केस में लैम्डा बराबर आता है। ठीक है, तो 1/λ भी आपस में उनका क्या हुआ बराबर। तो दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड भी बराबर कर दीजिए। तो क्या बन गया R, ये इसको मैं लिख रहा हूं अब ढंग से, इसको लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इसको सॉल्व करते हुए लिखें 1 माइनस 1/4। और उधर देखिए ये वाला लिखा जाएगा RZ² 1/4 माइनस 1/16। अब देखिए R से R क्या हो गया कैंसल, 1 में से 1/4 गया 3/4, Z², 16 एलसीएम आ जाएगा अपने, ये हो गया। देखिए ये कितना है 3, 4 में से गया 3 से 3 कैंसल, अब ये 16 इधर आ गया, तो Z² बराबर 16/4, Z² बराबर हो गया 4, तो Z की वैल्यू हो गई आपके 2। तो आंसर आ गया 2, Z की वैल्यू है 2। मतलब कौन है ये He+, समझ गए बात। तो ये He+ की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n बराबर 4 से n बराबर 3, मतलब संक्रमण हुआ है n बराबर 4 से n बराबर 3 में। ओके, तो संक्रमण हुआ है 4 से 3 में, तो आपको मालूम हो गया है N1 बराबर हो गया है 3 और N2 बराबर हो गया 4। ओके, इन हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब हाइड्रोजन सदृश परमाणु के अंदर एक संक्रमण हुआ है 4 से 3 के अंदर, कोई 4 से 3 में इलेक्ट्रॉन कूदा, रिजल्ट इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और उससे क्या रिजल्ट मिला, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मतलब आप कह सकते हैं पराबैंगनी विकिरण मिली, पराबैंगनी विकिरण।
ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई हाइड्रोजन सदृश परमाणु था, उसमें इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में कूदा, और 4 से 3 में कूदा तो मैंने कहा था विद्युत चुंबकीय तरंग मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और हमने बात की थी ऊर्जा, हमने जब श्रेणियों में बांटा था तो हमने कहा इस श्रेणी में जो विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है वो हमेशा पराबैंगनी, इसमें क्या कह सकते हैं दृश्य प्रकाश, अगले में अवरक्त, ये चीजें हमने बात की थी। तो ये कह रहा है कि इस केस में जो ये केस हुआ उसमें पराबैंगनी विकिरण निकली है जब वो 4 से 3 में कूदा। तो इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन इन द ट्रांजिशन। तो ये कह रहा है अवरक्त जो है वो किस केस में निकलेगी, अवरक्त। अल्ट्रावायलेट तो निकल गई, पराबैंगनी तो निकल गई, बट अवरक्त किस केस में निकलेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई। हाइड्रोजन सदृश परमाणु है, उसमें 4 से 3 में इलेक्ट्रॉन कूदा और उससे पराबैंगनी विकिरण प्राप्त हुई। अब आपको बताना है कि अगर आपको अवरक्त विकिरण चाहिए तो संक्रमण कैसा होना चाहिए। ओके, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है, वो उसको आप समझें कि देखिए 3 तरह का है, मैंने आपको बताया था पराबैंगनी, ये 3 टर्म आपने आई थी कल। पराबैंगनी के बाद में दृश्य प्रकाश और उसके बाद में आया था अवरक्त। हमने 3 तरह की बातें की थी। अब इन तीनों में मैं रिलेशन बता देता हूं। पराबैंगनी एक परास है, पराबैंगनी एक क्या कह सकते हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और कोई एक विकिरण नहीं है पराबैंगनी, एक तरंग दैर्ध्य का एक बहुत बड़ा परास है, विद्युत चुंबकीय तरंग का बहुत बड़ा परास है। उसमें पता है भाई इतनी तरंग दैर्ध्य से इतनी तरंग दैर्ध्य के बीच में जो होगा उसे हम बोलते हैं पराबैंगनी विकिरण है। तो उसके बाद में ये जो मैंने ये लिखा है क्रम, ये जो है ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। ये बात का अब आपको ये ध्यान रखना है, ये नॉलेज आपको आज रखना है कि पराबैंगनी की तरंग दैर्ध्य कम होती है दृश्य प्रकाश से, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है अवरक्त से। मतलब अवरक्त की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, उससे कम दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, उससे कम ये पराबैंगनी की तरंग दैर्ध्य। ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम याद रखना है आपको, ठीक है। ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम होता है इनका। अब जो है आपको मैं 3 से 4 वाली कंडीशन बता देता हूं। अब आपको ये बोला है अवरक्त कब निकलेगा, तो मुझे आप बताइए अवरक्त कब निकलेगा, जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी या तरंग दैर्ध्य घटेगी। आप खुद देख लीजिए, पराबैंगनी यहां मिला तो तरंग दैर्ध्य अवरक्त कब मिलेगा, जब हम तरंग दैर्ध्य को घटाएंगे या फिर तरंग दैर्ध्य को बढ़ाएंगे। जब हमें बढ़ता हुआ तरंग दैर्ध्य मिलेगा तब मैं कहूंगा अवरक्त है ना भाई, अवरक्त या दृश्य प्रकाश दोनों एक ही बात, बट हमें पराबैंगनी मिल चुका है। अब मैं कहूं अगर कोई घटता हुआ तरंग दैर्ध्य मिल जाए तो मैं उसको या पराबैंगनी से कम तरंग दैर्ध्य वाला हो उसे मैं अवरक्त कह सकता हूं या दृश्य प्रकाश कह सकता हूं। क्या होना चाहिए, पराबैंगनी से कोई ज्यादा तरंग दैर्ध्य, पराबैंगनी से ज्यादा तरंग दैर्ध्य हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, दृश्य प्रकाश या फिर अवरक्त बोल सकते हैं, है ना। तो हमें इसमें एक बार हाइड्रोजन वाला बना दें या कोई भी एक बना दीजिए, हाइड्रोजन वाला की जरूरत नहीं है, कोई भी एक मैंने बना दिया। ओके, अब पहले कहां से ट्रांजिशन हुआ था, एक मैंने और बना दिया। ये है नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब जो है यहां पर जो हुआ संक्रमण वो है 4 से 3, यस, ये 4 से 3 संक्रमण हुआ है। थोड़ा और अच्छे से इसको बनाते हैं अपन, गैप अच्छे से रखकर। हाँ, अब जो है जो संक्रमण अपन को दिया हुआ है वो 4 से 3 है। ये रो 4 से 3 ये संक्रमण है, 4 से 3, ठीक है। यहां पर ऊर्जा निकली और जो विद्युत चुंबकीय तरंग निकली उसको हमने देखा ये कौन सा है, अपने यूवी के अंदर आ रहा है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता करना है अवरक्त वाला इन चारों में से कौन सा हो सकता है, ठीक है, नहीं कौन सा हो सकता है अवरक्त वाला। तो हमने ये सोच लिया यहां पर देखकर अवरक्त वाला वो हो सकता है जिसमें तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी से ज्यादा हो, वो अवरक्त वाला हो सकता है। पराबैंगनी से कम तरंग दैर्ध्य वाला कभी भी अवरक्त हो नहीं सकता। तो पराबैंगनी से ज्यादा वाले तरंग दैर्ध्य की वाली बात करें, देखिए तो अब हमें तरंग दैर्ध्य चाहिए पराबैंगनी से ज्यादा,
तो हमें क्या चाहिए इस केस में, जब तरंग दैर्ध्य मुझे ज्यादा चाहिए तो ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम। मतलब इस केस में जो ऊर्जा निकाली तो उस ऊर्जा अगर कम निकाले इस केस से, तो उस केस में तरंग दैर्ध्य क्या निकलेगा, ज्यादा। देखो ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। हमने कहा पराबैंगनी निकलेगा, पराबैंगनी कंडीशन में निकल रहा है, जिस कंडीशन में दे रखा है उस कंडीशन में पराबैंगनी निकल रहा है, जो ऊर्जा अभी निकाल रहा है उस कंडीशन में पराबैंगनी निकल रहा है। तो अब की बार ऊर्जा कैसी निकलनी चाहिए ताकि अवरक्त मिल जाए, तो चाहिए तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी से ज्यादा, तो इसका मतलब ऊर्जा क्या निकलनी चाहिए, इस पराबैंगनी के समय जो निकली उससे कम। अब देखते हैं 2 से 1, अरे भाई इससे तो कहीं गुना ज्यादा ऊर्जा निकल रही है, तो कहीं गुना ज्यादा ऊर्जा निकल रही है, तो इस केस में तो तरंग दैर्ध्य बहुत कम मिलेगा, है ना। ज्यादा ऊर्जा हो रही है तो तरंग दैर्ध्य क्या मिलेगा, कम। तो और कम तरंग दैर्ध्य मिलेगा, हम तो ज्यादा तरंग दैर्ध्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इससे अपन को कम ऊर्जा चाहिए जबकि ऊर्जा इससे ज्यादा मिल रही है। सेकंड वाली कंडीशन में तो 2 से 1 कैंसिल हो गया। 3 से 2 देखा, 3 से 2 आपको मालूम है भाई ये जो गैप है वो धीरे धीरे जैसे से ऊपर जाता है कम होता रहता है, तो आपको मालूम है ये गैप ज्यादा है, तो यहां से यहां आएगा तो ऊर्जा इससे ज्यादा निकालेगा, तो इससे तो ज्यादा ही है, तो ये वाला भी कैंसिल, इससे ज्यादा नहीं चाहिए अपन को। 4 से 2 जब आया, 4 से 2 तो ऑब्वियस सी बात है, जब 4 से 3 में आया तो 4 से 2 में तो ज्यादा ऊर्जा निकालेगा। हमको ज्यादा ऊर्जा वाला तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा वाले जब निकालेगा उस केस में तरंग दैर्ध्य इससे भी क्या मिलेगा, कम, इससे भी कम तरंग दैर्ध्य मिलेगा। हमको चाहिए ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाला। चौथा ऑप्शन क्या है, 5 से 4, ये देखो 5 से 4, और आपको मालूम है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गैप क्या होता रहता है, कम। तो 4 से 3 के बीच का गैप ज्यादा होगा और 5 से 4 का गैप क्या होगा, इससे कम। तो इस केस में जो ऊर्जा निकालेगा वो इस केस से कम है, इस केस में जो ऊर्जा निकालेगा वो इस केस में कम है। इसका मतलब इस केस में तरंग दैर्ध्य ज्यादा है और इस केस में तरंग दैर्ध्य कम है, ये ज्यादा तरंग दैर्ध्य है इससे। यही एक ऐसा केस है जब तरंग दैर्ध्य, जब ऊर्जा तो मिल रही है कम इससे और तरंग दैर्ध्य मिलेगा ज्यादा, और ज्यादा तरंग दैर्ध्य में ही इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य हो तभी ये संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा अपना, 5 से 4, क्योंकि 5 से 4 में ऊर्जा इस केस से कम निकल रही है और इस केस से ऊर्जा कम निकल रही है, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य इस केस से ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा तरंग दैर्ध्य है तो पराबैंगनी से नीचे कोई भी हो सकता है, ये या फिर ये, तो इस केस में चांस है अवरक्त मिलने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन पहले तृतीय उत्तेजित अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, फिर द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है, तो इन 2 दशाओं में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्यों का अनुपात λ1/λ2 होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु है, ये तो फिक्स है। तो पहले ये कैसे संक्रमण करता है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था से तृतीय। तो पहला संक्रमण के बारे में बात करें तो पहले संक्रमण के लिए तृतीय उत्तेजित अवस्था मतलब से द्वितीय उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर कितना, द्वितीय उत्तेजित 3 और तृतीय उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर कितना 4। तो इसको छोटे वाले को 1, बड़े वाले को 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग है 4 से 3 में कूदा है। और दूसरा संक्रमण जो है, द्वितीय संक्रमण जो है वो कुछ किस तरह का है, फिर एक और काम किया इसने, दूसरे उत्तेजित अवस्था से पहले उत्तेजित अवस्था में कूदा, दूसरी उत्तेजित अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में कूदा। तो पहली उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 2 और द्वितीय उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 3। तो इसको मैंने 2 लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, छोटे वाले को 1, बड़े वाले को 3। तो ये पहला संक्रमण कुछ इस तरीके से 3 से 4 में कूदा और द्वितीय संक्रमण कुछ इस तरीके से आपके 3 से 2 में कूदा है। ये कुछ कंडीशंस थी। अब अपन को क्या फाइंड करना है, λ1, इस केस में जो तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होगी और इस केस में तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होगी λ1 और इस केस में तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होगी λ2। हमें इन दोनों का निकालना है, अनुपात निकाल लेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें जो फॉर्मूला पता है वो फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे। पहले संक्रमण के लिए अप्लाई करें तो 1/λ1 बराबर r, और हाइड्रोजन है तो r1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, अभी लिख देता हूं। नेक्स्ट टाइम से हाइड्रोजन होगा तो z स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, 1/, चलो एक बार पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लिख दिया तो 1/λ1 बराबर r
1 अपॉन, अब इसके लिए क्या होगा, n1 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस n2 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसको बोलिए आप सॉल्व कर दें, इधर ही सॉल्व कर लें या फिर उधर जाने के बाद सॉल्व कर दीजिए, इधर सॉल्व कर लीजिए। 9 गुणा 16, एलसीएम आ गया 9 गुणा 16, 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7। ठीक है, हाँ इधर करें। अब दूसरे के लिए, इसके लिए फॉर्मूला लगाएं, 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर। अब दूसरे वाले के लिए क्या होगा, n1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस n2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, आर 9 गुणा 4 36 और 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। ओके, ये क्या है 1 अपॉन लैम्डा 2। आपको रेशियो निकालना है तो ये समीकरण दे दें 1 और इसको दे देते हैं 2, तो 1 आप कर लीजिए 2/1 कर लीजिए, 2/1 सीधा लैम्डा 1 लैम्डा 2 आएगा, 2/1 कर लें, 2/1 करेंगे तो ये रहा दूसरा 1 अपॉन लैम्डा 2 बटा 1 क्या है 1 अपॉन लैम्डा 1। देख लीजिए 1 अपॉन लैम्डा 2 बटा 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू, उसमें क्या है 2, ये रहा 2r 5/36। ठीक है, और वहां पर क्या है r 7/9 गुणा 16। ठीक है, देखिए r से r क्या हो गया कैंसल, ये लैम्डा 1 ऊपर लैम्डा 2 नीचे, तो क्या बना लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2। ओके, ये जाएगा 9 गुणा 16 ऊपर 5 के पास, और 36 और 7 का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, 9 गुणा 16 ऊपर और 36 और 7, तो देखिए 9 चौक 36, 4 चौक 16, क्या आ गया देखिए 20/7। इनमें से कोई ऑप्शन है क्या 20/7? हाँ, द ऑप्शन है। देखिए इस तरीके से हमने ये आंसर निकाल दिया, आसान प्रश्न था। नेक्स्ट, द वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ, किसकी वेवलेंथ भाई, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा, प्रथम फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मतलब स्पेक्ट्रमी रेखा इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन परमाणु के लिए कितनी है, बामर की प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य ये रही, हाइड्रोजन के बामर सीरीज में प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य 6561 है एंगस्ट्रम। द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम इज। तो अब आपको हाइड्रोजन के लिए तो दे रखी है, हाइड्रोजन के बामर श्रेणी के प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य दे रखी है। अब आपको He+ के उसी की बामर सीरीज का, परंतु दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए आपको निकालना है बामर, बट अब परमाणु चेंज हो गया है और बामर की दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालना है। प्रश्न समझ में आ गया है? ठीक है, सेकेंड स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हीलियम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो सबसे पहले अपन जो पहली कंडीशन है, जो हाइड्रोजन के लिए बात हुई है, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ रहा है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, अब पहली कंडीशन में पहला केस फर्स्ट में हाइड्रोजन है z बराबर 1 और बामर सीरीज है, तो n1 बराबर कितना हो गया 2, बामर का नाम सुनते हैं n1 2, और प्रथम स्पेक्ट्रम लाइन तो किसमें 3 से 2 गया होगा ना, तो n2 बराबर 3। अब इसके लिए फॉर्मूला लग गए यहाँ पर, 1 अपॉन लैम्डा दे रखा है 6561, क्या हो गया r 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व कर ले भले उसी टाइम की तरह, 36 9 में से 4 गया 5, ये हो गया। ठीक है,
अब दूसरा जो है क्या देगा, वेवलेंथ ऑफ सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ सिंगल आयन हीलियम। तो Z बराबर, दूसरे केस में Z बराबर हीलियम है, आयन है तो 2, और N1 फिर से बामर की बात की तो N1 2, पर बामर की कौन सी स्पेक्ट्रमी रेखा है, दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा है, तो इसके लिए N2 कितना हो गया, दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए पहले के लिए 3 से 2 तो दूसरे के लिए 4 से 2। अब बताइए फॉर्मूले में रखें और इसके लिए तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो 1/λ, ये लैम्डा अपन को ज्ञात करना है। ओके, R Z स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। देखते रहे। अब आपको ये लैम्डा ज्ञात करना है और R इन दोनों की हेल्प से हट भी जाएगा, भाग दे दीजिए, R हट जाएगा। तो किसमें किसका भाग दें, इसके अंदर इसका भाग लगा दीजिए, ये नंबर 1 दे देवें, इसको नंबर 2 दे देवें, ठीक है। 1/2 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, सीधा लैम्डा का मान मिल जाएगा। 1/2 करेंगे तो यहां पर 1/6561 बटा 1/λ, ठीक है, दिस अपॉन दिस। ओके, ऊपर R से R तो कैंसिल हो जाएगा, चलो एक बार नोट कर लेते हैं फिर कैंसिल कर लेंगे। R ये क्या हो गया, इसमें R 5/36, ओके, बटा ये वाला लिखे R गुणा 4। इसको भी सॉल्व करें तो इसको यहां पर सॉल्व करके देख लें भाई, 16 आएगा एलसीएम, इसमें भी 16 एलसीएम आएगा, फिर आएगा 4 - 1 3, इस तरीके से, ठीक है। अब ये लैम्डा चला जाएगा ऊपर, तो क्या बना, लैम्डा अपॉन 6561, R से R क्या हो गया, कैंसल, ऊपर बचा है 5/36, नीचे बचा है 4 गुणा, ये 4 से 16 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या बचा फाइनली 3/4, 3/4। अब कर दें इसको उल्टा कर दें, इसको भी उधर भेज दें, 5 गुणा 4 हो जाएगा और 3 गुणा 36, ये 6561 उस तरफ चला गया, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए आप, ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार, ये 9 से कैंसिल हो रहा है, कट करके देखें, है ना, इन दोनों का योग हो रहा है 18, हो जाएगा, कैंसिल होगा, 63 63, 2 26, 8 81, ओके। अब इसको 3 से भी देखो कैंसिल हो रहा है, 729 कैंसिल कर दीजिए, 3 दूने 6, 12 3 3 243। तो अब आपको गुणा करना है, 5 का गुणा करना है 243 से, कर लीजिए 6, और इसके अंदर 1215 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में ही क्यों आया, एंगस्ट्रम में ही आने का क्या कारण है कि देखिए नीचे वाला जो तरंगदैर्घ्य दे रखी थी वो एंगस्ट्रम में दे रखी थी, तो ऊपर वाला भी एंगस्ट्रम में आएगा। नीचे वाला नैनोमीटर में होता है ये वाला, तो ऊपर वाला भी जो अज्ञात है वो भी नैनोमीटर में आएगा। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, एक काम हम और भी कर सकते थे, जैसे कि हम डायरेक्ट बिना इसकी हेल्प के, बिना पहले कंडीशन की हेल्प के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। क्यों आंसर निकाल सकते हैं आप खुद देखिए, मैं ये कंडीशन नहीं दे रखी होती मान लो, फिर भी हम कर सकते हैं। वेवलेंथ सेकेंड देखो, N1 N2 दूसरी कंडीशन के लिए मालूम है, Z हीलियम है पता है, और R का मान हमें रखना पड़ेगा। R का मान आपको मालूम है 1.0973 है ना, तो ये मालूम है अपन को, बट ये इसलिए किया ताकि R का मान हमें रखना नहीं पड़ा, बड़ा गुणा भाग करना नहीं पड़ा, क्योंकि जब आप लैम्डा निकालोगे तो R नहीं बनेगा, फिर वो 1/R बन जाएगा। तो वो आप जो मैं ये आंकड़ा मैंने बताया है उसका गुणा नहीं करना पड़ेगा, उसका भाग करना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा हार्ड बन जाता है R के लिए।
इसलिए हमने इसके हिसाब से किया, अदरवाइज ये हो सकता है और इसको इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। बट एक बात और ध्यान रखें, 1/r का मान मैं आपको बता देता हूं कि आपको देखो, जैसे अगर मैंने कहा ना r का, जैसे आप लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा जाएगा ऊपर तो r आ जाएगा नीचे, तो वहां पर r का भाग लगाना पड़ेगा। अगर आप r के भाग से बचना चाहते हैं तो आप सीधा 1/r का मान याद रखें। जब r फिक्स है तो उसका 1/r भी फिक्स है, तो r का जो 1/r का जो मान है वो 911.6 एंगस्ट्रॉम समथिंग है, लगभग 1/r का मान। तो इससे क्या होगा, ये हमको हेल्प करता है कि हमें भाग से बचाता है। वो बहुत बड़ा जो भाग था r के मान का, उससे अब आपको भाग नहीं करना पड़ेगा, अब आपको वहां पर 1/r का मान रखना पड़ेगा। तो 1/r का मान आप ये याद रख रहे हैं, और ये एंगस्ट्रम में डायरेक्ट दे रखा है, बिकॉज आप जैसे ही मान लीजिए वेवलेंथ निकालेंगे, तरंगदैर्घ्य निकालेंगे, वो फाइनली एंगस्ट्रम में चेंज करेंगे, तो ये डायरेक्ट आपको एंगस्ट्रम में दे दिया है, तो आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। वेवलेंथ वैसे ही हम एंगस्ट्रम में ही निकालते हैं, तो एंगस्ट्रम में ही मान दे रखा है आपको। तो ये 1/r का मान आप नोट करके जरूर रखिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है कि नहीं है, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा आपके 1/r। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन तथा बामर श्रेणियों की दीर्घतम तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होता है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। तो रहेगा तो वही फॉर्मूला, वैसा वैसा लैम्डा का अनुपात निकालना जैसे अभी अपन ने किया है, लगभग वैसा के वैसा ही है। 1/λ बराबर क्या होता है, RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब 1/, पहले के लिए लाइमन तथा बामर श्रेणियों की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य, तो पहले केस में लाइमन की दीर्घतम, पहले केस में लाइमन की चाहिए दीर्घतम, तो N1 क्या हो गया लाइमन के लिए 1, और दीर्घतम तरंगदैर्घ्य मैंने आपको कल बताया था, दीर्घतम तरंगदैर्घ्य कब मिलती है, जब अनंत से जब उस 1 में आएगा तो कैसी तरंगदैर्घ्य मिलेगी, न्यूनतम। क्यों, अनंत से 1 में आएगा अधिकतम ऊर्जा निकालेगा, और ऊर्जा अधिकतम तरंगदैर्घ्य न्यूनतम। तो फिर सबसे कम संक्रमण, सबसे छोटा संक्रमण इसमें क्या हो सकता है, अनंत से ना 100 से 1 नहीं है ना, उससे भी कम आओ, जितना कम आएंगे उतनी कम ऊर्जा निकलेगी, तो 2 से 1 में आओ। 2 से 1 वाला जो है इसे हम प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा भी बोलते हैं, और प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए हमेशा कैसा तरंगदैर्घ्य मिलता है, दीर्घतम, क्योंकि प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा में सबसे कम ऊर्जा निकलती है, 2 से 1 में सबसे कम ऊर्जा, तो सबसे कम ऊर्जा तो दीर्घतम तरंगदैर्घ्य मिलता है। और कंडीशन 2 के लिए देखें, N1 क्या है, बामर है तो नाम से ही 2 हो गया, और N2 क्या हो गया दूसरे के लिए, इसमें भी दीर्घतम, तो दीर्घतम क्या होगा 3 से 2, है ना, पहली स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए हमेशा दीर्घतम तरंगदैर्घ्य मिलती है। अब अपन फॉर्मूला लगा देते हैं दोनों के लिए, है ना, 1/, इसके लिए मैं बोल देता हूं λ1 पहले वाले के लिए, लाइमन वाले के लिए RZ स्क्वायर, हाइड्रोजन हो या नाम ना भी दे रखा हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी R और Z भाग लगाते ही कैंसिल हो जाते, तो Z अगर नहीं देवे इस कंडीशन में तो भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है Z की। ओके, RZ हाइड्रोजन है तो छोड़ो उसको, 1/N1 स्क्वायर, इस केस में N1 1 माइनस N2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। सॉल्व भी कर लें इसको, 1 में से 1/4 गया, 3/4 बचा। ओके, 1/λ2 दूसरे कंडीशन के लिए देखें, R 1/N1 स्क्वायर, N1 है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/N2 स्क्वायर, N2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो इसको भी सॉल्व कर लें, 36, 9 में से 4 गया 5। अब किसका किसका भाग लगा दीजिए, आपको λ1/λ2 चाहिए तो 2/1 करो, फास्ट मिल जाएगा आपको, 2/1 करेंगे तो 1/λ2 बराबर 1/λ2 बटा 1/λ1 बराबर इक्वल्स टू R 5/36 बटा R 3/4, R से R क्या हो गया कैंसल, ये गया ऊपर λ1/λ2, 3 गया ऊपर, 5 गुणा 3 क्या 4 गया ऊपर, 5 गुणा 4 और 36 गुणा 3, ठीक है। अब देखिए 9 क्या हो गया 5/27, 5/27, कोई है क्या 5/27, यस आंसर 5/27। ओके, तो ये इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, यस
द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट फिर पराबैंगनी आ गया परेशान करने के लिए, पराबैंगनी, द लार्जेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट का मतलब अधिकतम तरंगदैर्ध्य, अधिकतम, लार्जेस्ट अधिकतम तरंगदैर्ध्य पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 122 नैनोमीटर है ना। तो देख लीजिए पराबैंगनी की अधिकतम, अधिकतम जो है वो लैम्डा है, वो है हाइड्रोजन के लिए 122 नैनोमीटर, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, H के लिए। अब द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, सबसे कम, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य निकालनी है, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य निकालनी है इन द इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त, अवरक्त क्षेत्र की सबसे कम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो मैं लिख देता हूं, आपको निकालना है अवरक्त, इसी का, हाइड्रोजन का ही, अवरक्त क्षेत्र की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य पता करनी है, न्यूनतम लैम्डा पता करना है। मतलब पराबैंगनी का अधिकतम लैम्डा दे रखा है, अवरक्त का न्यूनतम लैम्डा आपको ज्ञात करना है, और टू द नियरेस्ट इंटीजर मतलब डेसिमल में आएगा, उसको आपको लगभग मान जो है उसी के पास का जो पूर्णांक मान है उसको आपको ले लेना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले पराबैंगनी वाला की बात करें तो पराबैंगनी किस में मिलता है, लाइमन में, याद रखना भाई, पराबैंगनी लाइमन में, बामर में, दृश्य, और बाकी जो तीन बचे पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन तीनों में अवरक्त है ना। लाइमन के अंदर पराबैंगनी, फिर पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, इसमें तीनों में क्या मिलता है, अवरक्त, ये ब्रैकेट है, अवरक्त, ये आपको मालूम है, ओके। अब पराबैंगनी लाइमन में मिलता है, और अधिकतम, तो आपको देखिए अधिकतम लैम्डा है, अधिकतम लैम्डा। तो पहला केस जो है, जो दे रखा है पहला केस, उसके लिए n1 तो क्या हो गया, आंख बंद करके 1 लिखो, क्योंकि पराबैंगनी लैम्डा लाइमन में मिलता है, और लाइमन के लिए n1 बराबर 1, n2 बराबर क्या है, तो आप देखिए ये पराबैंगनी है, मतलब लाइमन है, और साथ में अधिकतम है। तो लाइमन में अधिकतम तरंगदैर्ध्य कब मिलती है, प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा में अधिकतम तरंगदैर्ध्य मिलती है, अभी भी बात की है। तो प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा मतलब 2, प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा 2 से 1, ये प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा है, न्यूनतम ऊर्जा निकल रही है, अधिकतम तरंगदैर्ध्य मिल रही है। तो इस कंडीशन के लिए, और z बराबर है 1 और लैम्डा बराबर इस कंडीशन में कितना है, 122। चलो इसके लिए कहानी, नैनोमीटर, इसकी कहानी कंप्लीट। अब दूसरे वाले की कहानी समझते हैं। ये दूसरे वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि इसमें तो पराबैंगनी था, एक लाइमन ही दिमाग में आ रहा था। अब इसमें कहा अवरक्त का निकालो, अवरक्त के अंदर पास्चन भी है, ब्रैकेट भी है, फुंड भी है, इसमें भी सब कुछ है। तो अब इसमें से कौन सा चूज करना, तो आप देखिए अवरक्त जो है का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य निकालना। और आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य मतलब अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा। थोड़ा बात सोचो, अधिकतम ऊर्जा कैसे निकलती है, जब अनंत से आता है, फिक्स बात है। अधिकतम ऊर्जा कब मिलती है, जब वो अनंत से आया, भले किसी में भी आओ, लाइन पास्चन में आओ, ब्रैकेट में आओ, फुंड में आओ, एक चीज तो कंपलसरी है, अधिकतम कब मिलेगी, जब अनंत से आएगा। इस कंडीशन में अधिकतम कब मिल सकती है, जब वो कैसे आ रहा हो, अनंत से, लाइमन, बामर, पास्चन 3 में। ब्रैकेट में अधिकतम कब मिलेगी, अनंत से आ रहा हो 4 में। और फुंड में कब मिलेगी, जब अनंत से आ रहा हो 5 में। अनंत से 3 में आ रहा हो तो पास्चन श्रेणी में अधिकतम मिलेगी, ब्रैकेट श्रेणी में अधिकतम क्या मिलेगी, अनंत से 4 में, और फुंड श्रेणी में अधिकतम कब मिलेगी, जब अनंत से 5 में आ रहा हो। क्या, ऊर्जा, अधिकतम क्या कह रहा हूं, ऊर्जा। और ये क्या हो गई, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य अनंत से 3, अनंत से 4, अनंत से 5। अब इनमें भी न्यूनतम देखो ना, मतलब इसमें भी आप अधिकतम ऊर्जा कब निकल रही है भाई, इन तीनों का मैं तो बता दिया। ये अधिकतम, ये ऐसा दे सकता है, ये अधिकतम ऊर्जा इस कंडीशन में देख सकता है, अनंत से 5 में आए तब। ये अधिकतम दे सकता है अनंत से 4 में आए तब। ये अधिकतम दे अनंत से 3, तो मैं एक बनाता हूं, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 3, ये 4, ये 5। एक आ रहा है अनंत से 3, एक आ रहा है अनंत से 4, एक आ रहा है अनंत से 5। बताओ किस कंडीशन में ज्यादा ऊर्जा निकल रही है। अरे इसी कंडीशन में ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, अनंत से 3 में आया, इस कंडीशन में ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, मतलब यही वो है। और ये तीनों के तीनों अवरक्त वाले हैं, तो इसलिए मुझे तीनों में कंपेयर करना पड़ेगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में निकलेगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इस कंडीशन में निकलेगी, कौन सा वाला है, जब वो अनंत से किस में आए, 3 में आए। फिक्स हो गया, अनंत से 3। तो n1 बराबर हो गया 3
और n2 बराबर क्या हो गया, अनंत। यही वो है जिसमें अवरक्त की जो तरंगदैर्घ्य है वो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य मिलेगी, क्योंकि इस ये कंडीशन में अधिकतम ऊर्जा निकल रही है अवरक्त के लिए, तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य इसी में ही मिलेगी। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसके लिए आपको लैम्डा निकालना है। अब आप कर सकते हैं, कहने का मतलब है क्योंकि आपको ऐसा काम करवाया हुआ है। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, फिर भी कर लेते फास्ट। अब मैं सीधा लैम्डा रखूंगा, 1/λ नैनोमीटर में, कोई बात नहीं, दूसरा भी नैनोमीटर में आ जाएगा। 1/λ बराबर आर ये रहा, जेड चलो कोई भी हो, अपन को क्या फर्क पड़ता है, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और एटम है कौन सा, हाइड्रोजन, हो गया काम। 1/n1 n1 स्क्वायर 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर मतलब 4, तो क्या हो गया 122 ही है ना, हाँ 122 नैनोमीटर बराबर 1 में से 1/4 3/4 आर। ठीक, अब इसके लिए इसकी क्या कहानी है, तो इसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी देखें अपन, 1/λ निकालना है बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, n1 क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/n2 स्क्वायर अनंत का स्क्वायर अनंत, और 1/अनंत क्या होता है 0, खत्म बात, बढ़िया। क्या हो गया r/9। अब आपको क्या करना है, इसको इसका भाग लगा दीजिए इन दोनों का, बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं, करेंगे भाग लगाएंगे भाई। तो 1/22 122 बटा 1/λ बराबर क्या है, ये ऊपर है 3/4 आर बटा ये कितना है r/9। ठीक है, आर से आर आप देख रहे होंगे कैंसिल हो रहा है, और लैम्डा गया ऊपर, तो लैम्डा बटा 122 बराबर 9 गया ऊपर, 9 गुणा 3 बटा 4, और ये जाएगा उस तरफ, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 9 तिया 27, कैंसिल तो नहीं हो रहा किसी से, 27 बटा 4 गुणा 122। आप देख रहे हैं 2 से कैंसिल हो रहा है, सॉरी 4 से हो रहा है क्या, नहीं 2 से ही होगा, 61। इसको अब गुणा करेंगे 61 को 27 से, एक 162 और 2 164/2, भाग लगाएं इसमें 8 2 दूने 4 2 तिया 6 10 833 नैनोमीटर, 23 नैनोमीटर सॉरी, और 823 नैनोमीटर 823.5 है, इधर देखिए 823 यहाँ पर कहाँ है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर, तो 823 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, n1 और n2 को डायरेक्ट लेना नहीं देता, कुछ हमें सोचना पड़ता है n1 और n2 को लेने के लिए। अब देखिए रिडबर्ग नियतांक का मान 10⁷ मीटर इनवर्स है, चलो इजी दिया है इसने, तो इसने जो देगा उसको हमें मानना पड़ेगा। दिया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की अंतिम लाइन की तरंग संख्या पूछा है, तरंग संख्या फिर से 1/λ तरंग संख्या होती है, तो डायरेक्ट हमें पता है, हमें ये फॉर्मूला लगाना 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखिए हाइड्रोजन का है, यस, तो हो गया। बामर श्रेणी है तो बामर के लिए n1 बराबर है a2 और n2 बामर श्रेणी की अंतिम लाइन कौन सी है, जो अनंत से आती है। जब प्रथम लाइन 3 से 4 है तो फिर अंतिम लाइन क्या होगी, अनंत से 2, अंतिम लाइन की तरंग संख्या होगी। तो 1/λ आर का मान 10⁷, जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/अनंत 0 हो गया। तो अपन को तो यही निकालना, यही तो तरंग संख्या है न्यू बार, तो 1/4 गुणा 10⁷, आपको मालूम है 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 0.25 गुणा 10⁷।
और ये इकाई के लिए देख लीजिए, ये किस में था, मीटर इनवर्स के अंदर, तो ये आपके ये भी किस में होगा, क्योंकि जो आर की इकाई है वही रह जाएगी इसके अंदर। 1/λ की इकाई क्या है, मीटर इनवर्स, तो ये मीटर इनवर्स। ओके, 0.25 10 की घात 7, 0.25 10 की घात 7। ओके ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इजी। इसमें सिर्फ तरंग संख्या निकालनी थी, कोई लैम्डा वगैरह नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन सदृश परमाणु बोहर मॉडल के अनुसार जो है, इज ऑब्जर्व टू इमिट 6 वेवलेंथ, 6 तरंगदैर्ध्य निकालता है, ये देखा गया, 6 तरंगदैर्ध्य निकालता है। कहाँ पर, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ लेवल, कोई एक ग्रुप ऑफ लेवल है, लेवल का कोई समूह है, इस तरह का कोई समूह है, उन समूह में से उन समूह के लिए बात करें तो उस समूह से 6 तरंगदैर्ध्य निकल रही है, उस समूह के अंदर 6 तरंगदैर्ध्य निकल रही उस समूह में ही। ओके, ग्रुप ऑफ लेवल, दिस लेवल हैव एनर्जीज बिटवीन, और उन लेवल की जो एनर्जी है, जो ग्रुप ऑफ लेवल है उनकी जो एनर्जीज है ऊपर और नीचे वाली, वो ये वाली, ये रही, ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे वाले की और 0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊपर वाले की, है ना भाई। लेवल ऑफ ग्रुप्स था, समूह था, उन समूह में ऊपर और नीचे वाले की जो ऊर्जाएं हैं, इस तरह की ऊर्जा स्तर की, वो ये वाली है, इंक्लूडिंग बोथ दीज वैल्यू, दोनों वैल्यू शामिल भी है उसमें। ओके, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, परमाणु का परमाणु क्रम, क्योंकि बोला है हाइड्रोजन सदृश परमाणु है, हाइड्रोजन जैसा परमाणु, तो परमाणु कौन सा है हमें ये बताना है, मतलब एन का मान, सॉरी जेड का मान निकालना है, एन क्या, जेड, एटॉमिक नंबर क्या, जेड का मान हमको निकालना है। ओके, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इमिटेड इन दीज ट्रांजिशंस, स्मॉलेस्ट, इस जो ट्रांजिशन हुआ 6 की 6 वेवलेंथ आई, कहने का मतलब है जो 6 वेवलेंथ आई है, 6 जो तरंगदैर्ध्य आई है, उसमें जो सबसे कम है उसका मान निकालो, जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो इमिट करेगा, बाहर निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, उसका मान निकालना है। HC का मान अपन को दे रखा है इतना, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, और ये हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो दे देता है यहाँ पर। चलिए कैसे इस प्रश्न को करेंगे समझते हैं भाई। तो पहले तो इसकी कहानी अभी क्लियर नहीं हुई है, तो देखिए हमें नहीं पता वो जो है जो 6 तरंगदैर्ध्य निकली है वो कौन से समूह में से। आपको एक चीज़ तो मैंने कल बता दी, 6 तरंगदैर्ध्य निकल रही है, संभव किसी भी लेवल में से 6 तरंगदैर्ध्य निकल सकती है, तो उसके लिए n का मान कितना होता है, n का मान होता है 4। कल किया था अपन ने ऐसा क्वेश्चन, n-2 अपॉन सॉरी n-1/2 इज इक्वल्स टू 6 लिखोगे ना, तो अपने आप n-1/2 इज इक्वल्स टू जैसे ही 6 लिखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, जो है अपने क्या आएगा, आपके आंसर 4 आएगा इसमें। तो n का मान अपने 4 आया था, आप यहाँ पे 4 रख के देखें, 4 -3 कितना हो गया, 4 -1 3, 2 से कटा 2 या 6, तो कहने का मतलब ये किसके लिए संभव है, n के किस मान के लिए संभव है, 6 तरंगदैर्ध्य n के 4 मान के लिए संभव है। बस यही तो नहीं पता n है क्या, वो 4 मान कौन से हैं, मतलब वो जो 4 लेवल है वो कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, या फिर छठा, 7वां, 8वां, 9वां है, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमको ये नहीं मालूम कि वो समूह कौन सा है ना, वो कौन से स्तरों का समूह है, ये नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, चर मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। जैसे मैंने कहा ये पहला हो जाएगा, ये वाला कोई भी मुझे नहीं मालूम ये कौन सा, मैंने बोल दिया ये n है, ये 4 स्तर है, ये सारा काम 4 स्तर में हो रहा है, उन 4 स्तर में, तो ये दूसरा हो गया उसका, ये तीसरा, ये चौथा। तो अगर ये n है तो ये n+1, n+2, और ये क्या हो गया आपके n+3। भाई अगर मैं कहता हूँ ये n है तो n+1, n+2, n+3, 5वां है तो अगला छठा, फिर 7वां, 8वां, यही तो होगा, ये वाली बात। तो इसमें 6 तरंगदैर्ध्य निकलती है, और आपको मालूम है, आपको मैंने निकाल के बताई थी 6 तरंगदैर्ध्य कैसे निकलती है। ये हो गया, इसमें से डायरेक्ट ऐसे आ सकता है इलेक्ट्रॉन, या फिर इसमें से ऐसे आकर, फिर इसमें से फिर ऐसे आकर, फिर इसमें से फिर ऐसे आएगा, या फिर वो क्या कर सकता है, इस तरीके से नहीं आकर पहले इधर आ जाएगा, फिर डायरेक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। और कितने हो गए, 5 तरंगदैर्ध्य होगी, और कौन सी बच गई है, कैसे कैसे हो सकता है इसके अंदर, हाँ डायरेक्ट 2 से डायरेक्ट यहाँ पर आ गया है, 1 से यहाँ पर डायरेक्ट आ गया है। अब पहले से पूरा आ गया, फिर दूसरी कंडीशन में 1 से इधर आया, और
अगली कंडीशन में यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, और अगली कंडीशन में यहाँ से यहाँ। तो एक कंडीशन और बच गई है इसके अंदर, कौन से लेवल से कूदेगा अब की बार, कौन से लेवल से कूद सकता है इसमें भी, सीधा यहाँ से यहाँ आ सकता है। देखें आप ढंग से, ठीक है ना भाई, ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ पर भी तो कूद सकता है। ये 6 संभव तरंगदैर्ध्य होती है, यही 6 तरंगदैर्ध्य, यही 6 ऊर्जा निकल रही है इस तरीके से, है ना। तो मैंने 6 वही एक बार आपको दर्शा दी डायग्राम में, नॉलेज के लिए आपके काम आएगा आगे। तो आपको वो निकालना है, हाँ, जो अधिकतम और न्यूनतम तरंग ऊर्जा, इसकी जो ऊर्जा होगी वो इसने दे रखी है माइनस, क्योंकि नीचे कम ऊर्जा वाला है आपको मालूम है, और ऊपर जो है उल्टा कर दिया भैया, नीचे कम ऊर्जा वाला है तो अधिक मान वाला कम ऊर्जा वाला हो गया 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कम ऊर्जा वाला है, और ये क्या है 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम मान तो ज़्यादा ऊर्जा वाला। बात समझ में आ गई। तो ये इनकी ऊर्जाएं ऐसा है। अब अपन को ज्ञात करना है Z का मान इनके लिए क्या है। अब देखिए, हमें इस लेवल में ऊर्जा दे रखी है और इस लेवल में भी ऊर्जा दे रखी है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। किसी भी लेवल के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा, किसी भी लेवल के लिए ऊर्जा का मान क्या होता है, तो E इज इक्वल्स टू -13.6 Z² बटा N², किसी भी लेवल के लिए Z² बटा, ये कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है। अब E इज इक्वल्स टू -13.6 Z², मुझे नहीं पता कौन सा परमाणु क्रमांक है, इसलिए अभी Z का Z ही है। N², मैं पहले वाले के लिए ऊर्जा निकाल रहा हूं, इस वाले के लिए, तो यहां पर मान भी रख देते हैं ऊर्जा का, कौन सा मान है, मैं कौन सा मान रखने जा रहा हूं, ये वाला मान रखने जा रहा हूं, मान रख दीजिए ये वाला -0.85, ठीक है। तो ये इस वाली ऊर्जा क्या होगी भाई, ये क्या है, ऊर्जा स्तर, किसी भी ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा का मान निकालने का। अब इस ऊर्जा स्तर में ऊर्जा दे रखी है -13.Z², ये कौन सा ऊर्जा स्तर है, N वा, यहां पर N का मान N ही है, हमने मान रखा है N², यही रहा इसका मान, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरा क्या हो गया, E इज इक्वल्स टू, उसके लिए अब मैं E की वैल्यू रखूंगा डायरेक्ट, कैसे, अगले का ऊर्जा कितनी है -0.544 बराबर क्या हो गया -13.6 Z² बटा, अब की बार n का मान क्या है, ढंग से देखिए, n का मान है n+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस दोनों में कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो Z² खत्म, n ही रहेगा और n का मान हम निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखो भाग लगाते हैं, तो देखिए ये है, पहले मैं ये लिख देता हूं 0.85 बराबर 13.6, अच्छा 0.85 बराबर 13.6 Z² अपॉन N², और दूसरा था 0.544 समथिंग था, 0.544 N+3 का होल स्क्वायर, 13.6 माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, N+3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करें, डिवाइड कर लें, आप भाग दे देवे, किसमें किसका भी भाग देवे, मैंने इसमें इसका भाग लगा दिया 0.85 बटा 0.544 बराबर 13.6 से 13.6 गया, Z² गया, ऊपर क्या बचा ऊपर वाला बचा है अपने 1 बटा N², और नीचे बचा है 1 बटा N+3 का होल स्क्वायर, बाकी सब ये दोनों ही कैंसिल हो चुके हैं ऊपर नीचे। अब क्या होगा, ये आएगा ऊपर, ये नीचे आएगा, 0.85 बटा 0.544 इज इक्वल्स टू N+3 का होल स्क्वायर बटा n का स्क्वायर। तो देखिए ये N+3 का भी होल स्क्वायर है, n² का, इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं कंप्लीट के, है ना, लिख सकते हैं ना इसको। और इसमें अगर मैं डेसिमल हटाऊं, इसमें 2 के बाद हट गया, इसमें 3 के बाद हट गया, 1 0 ऊपर एक्स्ट्रा आ गया, तो 850 बटा 544 बराबर N+3 बटा n का होल स्क्वायर कर सकता हूं मैं इसको। और ये देखिए 85 17 से कट सकता है, 17 3 51, 3 बचे 32, ये और कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, क्या बचा 25 बटा 16 N+3 बटा n का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए स्क्वायर जो इधर आएगा अंडर रूट में आएगा, और इन दोनों का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 5 बटा 4, ये हट गया स्क्वायर, वज्र गुणा कर दीजिए इसके अंदर, 5n माइनस 4n प्लस 12,
n बराबर क्या हो गया आपके 12, तो n बराबर आ गया 12। तो परमाणु, हाँ n का मान आ गया, परमाणु क्रमांक z का मान निकालना है, तो z का मान कैसे निकालेंगे, n का मान 12 उधर रख दीजिए, 0.85 बराबर 13.6 z स्क्वायर बटा 12 का स्क्वायर होता है 144। अब वज्र गुणा वगैरह कर दीजिए, तो 144 गुणा 0.85 बटा 13.6, हटाएं यहाँ से, ये हटा, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया नीचे, ठीक है। अब ये दोनों देखिए किन से कैंसिल हो रहे हैं, 8 से कैंसिल हो रहे हैं ये दोनों, 8 17 से ये कैंसिल हो रहा है, 17 से ये 10 बार, 5 बार है ना, ये 5 से फिर कट हो रहा है, 5 दूने 10, z स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके 9, तो z का मान आपके आ गया यहाँ पर 3, z का मान आया आपके 3 आ गया भाई यहाँ पर, तो z आपके आ चुका है, तो वो कौन सा परमाणु है, Li++। अब एक और चीज़ भी आपको ज्ञात करनी है इसके अंदर, वो ज्ञात करनी है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य है। तो आप देख लीजिए इस केस में, हाँ देखिए परमाणु क्रमांक 12 है, तो ये 13 है, 14 है, 15, अब पता चल गया ये 12 है और 13, 14 और 15, ये 15वां है। अब अधिक न्यूनतम तरंगदैर्ध्य किसमें निकलेगी, जिसमें अधिकतम ऊर्जा, ये वाला देखो अधिकतम ऊर्जा इसमें निकल सकती है, तो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला केस ये रहा। अब इस केस में अपन को ये n के मान से नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें ऊर्जा दे रखी है, ऊर्जा दे रखी है इन दोनों की, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे भाई, यहाँ से यहाँ की ऊर्जा दे रखी है, तो कितनी ऊर्जा इस केस में कितनी ऊर्जा निकाल रहा है वो मेरे को डायरेक्ट मालूम है। तो अगर मेरे को ऊर्जा मालूम है तो E = hc/λ कर दूंगा तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा। भाई इसमें कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा मुझे मालूम है, इन दोनों में कितनी ऊर्जा है, अभी माइनस कर दूंगा पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो कर देते हैं, देखिए कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, यहाँ पे मान पड़े हैं, तो उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी, डेल्टा E बराबर क्या होता है, E2 माइनस E1, E2 कितना है, बाद वाली ऊर्जा कितनी है, -0.544 माइनस माइनस प्लस 0.85, ये हो जाएगा आपके 0.85 में से 0.544 माइनस किया तो 0.306 हो गया, ये मान निकला। अब इसको क्या लीजिए, ये वो ऊर्जा है जो अधिकतम ऊर्जा निकली, और इस केस में जो तरंगदैर्ध्य है वो है न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, वो हो गया hc/λ, ठीक है। अब लैम्डा का मान आपको निकालना है, तो लैम्डा का मान निकालने के लिए लैम्डा उधर भेजा, लैम्डा गया उधर, तो hc/0.306। अब देखिए hc का मान अपन को दे रखा है, hc का मान 1240 और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, अच्छी बात है, 1240 और ये 0.306, 3 चौक 12, तो ये 4, ये नैनोमीटर में दे रखा है क्या, यस नैनोमीटर में दे रखा है। तो जो आपका आंसर आएगा लैम्डा का वो नैनोमीटर के अंदर, क्योंकि ये देखो नैनोमीटर के अंदर मान है, तो लैम्डा भी नैनोमीटर में आएगा, और ये 4000 के समथिंग आ रहा है, 3 से 12 कटेगा 4 बार, तो ये 4000 के समथिंग आएगा, 3 चौक 12, तो ये 4000 के लगभग आएगा, आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, और पीछे क्या लगा देगा, नैनोमीटर। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और सिंगली, देखो हाइड्रोजन के अंदर ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ड्यूटेरियम, ठीक है, पर परमाणु क्रमांक नहीं बदलता इन दोनों में परमाणु क्रमांक 1, सिंगली आयोनाइज हीलियम परमाणु क्रमांक 2 एंड डबली आयोनाइज लिथियम परमाणु क्रमांक 3, ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन अराउंड है, तो पता ही हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कंसिडर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन n बराबर 2 से n बराबर 1 में आया, सबके लिए n बराबर 2 से n बराबर 1 में आ रहे हैं, सबके लिए फिक्स है। इफ द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशंस आर λ1, λ2, λ3 एंड λ4, तो अगर कह रहा है इन चारों ही केस में सबके सब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आए हैं, तो इसके लिए तरंगदैर्ध्य λ1 निकला, λ2 निकला, λ3 निकला, इसके लिए λ4 निकला। तो आपको निकालना है इफ द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन ये है, देन एप्रोप्रिएटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नीचे वाले दिए में से कौन कौन राइट है वो अपन को ज्ञात करना है। तो देखें इसके अंदर रिलेशन देखेंगे, 1/λ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दें, अब देखो इसने कहा है चारों ही केस में ये n1 1 है, n2 2 है, हर एक केस में यही काम हुआ है, इसका मतलब पूरा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट।
तो मतलब 1 बटा लैम्डा बराबर हो गया जेड स्क्वायर। सही बात है, सॉरी बराबर क्या, समानुपाती। 1 बटा लैम्डा जो है वो किसके समानुपाती हो गया, जेड स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। ये हमने कहा इस चारों केस में कांस्टेंट है। अब देखिए अगर मैं इसको उधर भेज दूं, इसको उधर भेज दूं, यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा, या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगा। तो आप कह सकते हैं लैम्डा जेड स्क्वायर जो है वो क्या है, कांस्टेंट। भाई ये गया उधर, तो लैम्डा और जेड स्क्वायर का मान इन चारों के लिए, लैम्डा और जेड स्क्वायर का जो गुणा है इन चारों के लिए हमेशा क्या रहेगा, बराबर। तो लैम्डा जेड स्क्वायर, पहले वाले के लिए लैम्डा कितना है, पहले वाले के लिए लैम्डा लैम्डा 1, और जेड स्क्वायर का मान, जेड का मान 1, 1 का स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए लैम्डा 2, जेड का मान 1, 1 का स्क्वायर। तीसरे वाले के लिए लैम्डा 3, जेड का मान क्या है उसके लिए 2, 2 का स्क्वायर। और चौथे वाले के लिए लैम्डा 4, जेड का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। अब ये क्या हो गया, लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 बराबर 4, लैम्डा 3 बराबर 9 लैम्डा 4, आपका आंसर। ये कौन सा है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, a hydrogen atom is in its ground state is irradiated by light of wavelength 970 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कोई भी हाइड्रोजन एटम है वो कहीं से भी आया है और ग्राउंड स्टेट में आया है, तो उसने कितनी तरंग दैर्ध्य निकाली है, एक 970 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य निकाली है। और HC का मान दे रखा है इतना मीटर है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको दे रखी है इसमें। HC का मान लिख दो भले ही, 1.237 गुणा 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये है। आपको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ लाइन प्रेजेंट इन द इमिशन स्पेक्ट्रम। तो जहां से वो आया है, पता नहीं कहां से आया है, जहां से भी वो आया है वहां से कितनी नंबर ऑफ लाइंस, स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी मिल सकती है। अगर मेरे को पता चल जाए इसके लिए n का मान कितना है, तो n का मान पता चलते ही हो जाएगा अपने। ठीक है, तो देखते हैं इसमें n का मान कितना होगा। इसमें n का मान के लिए हम करेंगे, ये ऊर्जा अपन को दे रखी, इसके अंदर अपन को HC का मान दे रखा है और तरंग दैर्ध्य दे रखी है। तो मेन आपको तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तो आप ये यहाँ से यहाँ कितनी तरंग दैर्ध्य, यहाँ से जब यहाँ आया तो कितनी तरंग दैर्ध्य निकली पता है, तो हम निकाल सकते हैं कितनी ऊर्जा निकली इस केस में। ठीक है, ऊर्जा मिल जाएगी तो फिर हम उसमें n का मान निकाल देंगे। Z अपन को मालूम है 1 है, ऊर्जा कितनी निकली, सॉरी तरंग दैर्ध्य पता है, तो कितनी ऊर्जा निकली, E = क्या है, HC बाई लैम्डा। तो डेल्टा E कितना निकला इस केस में, यहाँ से यहाँ आते समय, तो डेल्टा E बराबर HC का मान दे रखा है 1.237 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, और मीटर सॉरी, और ये भी किस में दे रखा है 970। देखिए इसमें वो मीटर में दे रखा है और इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 10⁻−10 मीटर हो जाएगा ये। और इसका जो अगर आप भाग लगाएंगे, HC 1.237 10⁻⁻6 और मीटर है, ये भी मीटर के अंदर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके मान आएगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपसे यहाँ से यहाँ इतनी ऊर्जा निकली है। अब हमको पता है हाइड्रोजन की बात हुई है, हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट में कितनी ऊर्जा होती है, इतनी। तो यहाँ से यहाँ कितनी ऊर्जा निकली है 12.75। तो बताओ यहाँ पर कितनी ऊर्जा थी, तो हमें क्या मालूम है, डेल्टा E बराबर क्या है, E2 माइनस E1 होता है। डेल्टा E कितना निकाला 12.75 बराबर E2 कितना है, बाद वाला मालूम नहीं, E2 माइनस E1 कितना है, माइनस का 13.6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 13.6, तो E2 = क्या हो गया 12.75 माइनस 13.6, ये हो गया आपके 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब माइनस का 0.85। अब आप खुद ही देखिए, अगर ये माइनस का 0.85 है और हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर आपको मालूम है, तो आपको अच्छे से मालूम है ये कौन सा वाला है, ये चौथे वाला है, ये चौथे वाला है। n बराबर ये 4, ये चौथा ऊर्जा स्तर है, और n बराबर 4 से जो स्पेक्ट्रम रेखा मिलेगी वो क्या मिलेगी, n-1/2, मतलब 4, 4 - 1 3/2 कितना हो जाएगा 6। तो 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं आपको इस केस में मिलेगी। आंसर आ गया इस केस का 6। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।